Hello and welcome to LNT Education. Good morning, friends. Very good morning. मैं आप लोग के लिए आज एक तोहफा लाया हूं। क्या लाया हूं? एक गिफ्ट, एक तोहफा। ये ऐसा तोहफा जो आपका सक्सेस मंत्रा है। फॉर एवरी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन एनसीईआरटी इज द बेसिक बुक। क्योंकि एनसीईआरटी में जो सवाल है, जो कंटेंट है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का वो सार होता है। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम उठा लो, यानी दुनिया का सबसे बड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन यूपीएससी। हर यूपीएससी वालों पहले एनसीईआरटी को खत्म करते हैं, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक जो होता है उसे पढ़ते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा कुछ है जिसे बोलते हैं जिसे बोलते हैं फाउंडेशन। अगर आप एक मकान बना रहे हैं, अगर इसका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, वो मकान टिकेगा क्या? नहीं टिकेगा। सेम वाइज, लाइक वाइज, अगर आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अच्छा करनी है, स्टेट गवर्नमेंट का कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए और हर बंदा के लिए एनसीईआरटी का नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि एनसीईआरटी आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। सो इसलिए मैं एनसीईआरटी का सीरीज लाया हूं। वो है क्लास 6 से क्लास 10 तक। पहले क्लास 6 से क्लास 10 तक खत्म होने के बाद हम 11th और 12th के बारे में सोचेंगे। तो पढ़ेंगे क्या? तो हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। तब शुरुआत करेंगे क्लास 6 से। आज का जो क्लास शुरू होने वाला है वो होगा क्लास 6 का सिविक्स। सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर होगा अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी। तो आज हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी। सिविक्स खत्म होने के बाद हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, उसके बाद पढ़ेंगे ज्योग्राफी। देन क्लास 6 खत्म। देन क्लास 7 सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। देन क्लास 8 सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। क्लास 9 सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। क्लास 10 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। ओके, तो उसके लिए मुझे जितना भी मेहनत करना पड़ा तब उतना मेहनत करेंगे और आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। ओके, तो आज से हमारे इस क्लास का नाम होगा लेट्स क्रैक गवर्नमेंट जॉब। क्या होगा? लेट्स क्रैक गवर्नमेंट जॉब। ओके, और जो मैं आपको पहले से शेड्यूल दे चुका हूं उस शेड्यूल के हिसाब से क्लास होगी। यानी कि आज से मेरा एज ए टीचर कि मेरा लेवल ऑफ जो एफर्ट होगा वो बढ़ जाएगा। क्योंकि मैं दिन में 2 क्लास डालता था। एक क्लास था कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए और सेकंड क्लास था दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द उड़ीसा बोर्ड एग्जामिनेशंस। और आज से मैं और एक क्लास इंक्लूड कर रहा हूं, यह है एनसीईआरटी। ये जो एनसीईआरटी है ये दोनों के लिए हेल्पफुल हुए, जो बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ते हैं एनसीईआरटी और माय स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस। इन दो के लिए ये फायदेमंद होगा। ओके, हाँ, जब मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा तो एनसीईआरटी का मेरा जो टीचिंग होगा वो हिंदी और अंग्रेजी में होगा। माफ करना, मैं उसको उड़िया में नहीं पढ़ाऊंगा। उड़िया में क्या पढ़ाऊंगा? जो बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ाता हूं और जो कंप्यूटर जो मैं आपको रूटीन दिया हूं वो सबका हम क्या पढ़ाएंगे? उड़िया में पढ़ाएंगे। पर जो एनसीईआरटी का मेरा जो पढ़ाई होगा, टीचिंग होगा, लेसन होगा, वो हिंदी और अंग्रेजी में होगा। मैं पहले से आपको बोल देता हूं कि बाद में मुझे कमेंट करके मत बोलना कि सर आप उड़िया में पढ़ाइए। मैं उड़िया में पढ़ाऊंगा सब कुछ, पर एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी ऑल ओवर इंडिया में पढ़ते हैं ना, उसमें उड़ीसा है, बंगाल है, बिहार है, दिल्ली है, हर जगह बच्चे पढ़ते हैं। तो ये लेक्चर उन तक कैसे पहुंचे? तो सबसे बड़ा होता है, अहम होता है लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी।
ये दोनों लैंग्वेज है जिससे हम उनके पास पहुंच सकते हैं। सो मैं क्रिस्टल क्लियर कर देता हूं। ओके, सो आज का चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी। अंडरस्टैंडिंग है डाइवर्सिटी। थोड़ा सा 1 second, लेट मी टू some technical errors. Yeah, this is 1 second, no, sorry. Yeah, okay, let me to check everything, then we'll start the lecture. Okay, so let's start today's topic, understanding the diversity. एक चीज मैं आपको पहले बोल देता हूं, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है समझने के लिए डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन। देखो, डाइवर्सिटी हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया महान है किस लिए? डाइवर्सिटी के लिए, क्योंकि हमारा देश में इतना सारा डाइवर्सिफिकेशन है, इतना बड़ा कंट्री, मोर देन 142-144 करोड़ लोग रहते हैं इस देश में। कितना सारा लैंग्वेज, कितना सारा रिलीजियन, कितना सारा कास्ट, सबका फूड हैबिट अलग है, सबका ड्रेसिंग स्टाइल अलग है, सबका कल्चर अलग है, सबका इथनिसिटी अलग है। इतना अलग बावजूद भी हम महान हैं। तो इंडिया महान है उसका डाइवर्सिटी के लिए, पर डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा सा अलग होता है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या है? डिस्क्रिमिनेशन पता? सुनो, डिस्क्रिमिनेट करना यानी कि किसी को नीचा दिखाना, खुद को सुपीरियर समझना, किसको नीचा दिखाना, दूसरों का डिग्निटी नहीं करना, सम्मान नहीं करना। आप लोग को जो मिलता है उसे वो चीज नहीं मिलना, वो प्राप्त नहीं होना, ये होता है डिस्क्रिमिनेशन। वो डिस्क्रिमिनेशन खराब होता है। तो आज उस पढ़ेंगे, एक स्टोरी के हिसाब से पढ़ेंगे। ये जो स्टोरी दिया है ना, ये कहानी है, एक अच्छा कहानी है, मतलब एक दर्द भरा कहानी है, मैं उसको समझाऊंगा। अच्छा, तो देख लीजिए इधर क्या लिखा हुआ है। इट इज अ ब्यूटीफुल मिक्सचर ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी इंडिया में। ओके, तो पीपुल कॉल इंडिया इज अ मिक्सचर ऑफ मिनिएचर वर्जन ऑफ द वर्ल्ड। ओके, क्योंकि इस तरह हर तरफ अक्रॉस द कंट्री डिफरेंट टेस्ट लाइक डिशेस, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट रिलीजियस, ओके, डिफरेंट पीपुल वी आर नोटिसिंग एवरी डे। बट अब जो स्टोरी आ रहा है, ये स्टोरी है समीर एक और समीर दो। समीर एक और समीर दो, दो बच्चे। समीर एक जो बिलोंग करता है हिंदू कम्युनिटी को, समीर दो बिलोंग करता है मुस्लिम कम्युनिटी को। समीर एक जो बचपन से पढ़ता है स्कूल में, एक अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ता है। समीर दो बचपन से काम करता है, वो कभी स्कूल देखा नहीं। वो अपना परिवार को हेल्प करने के लिए फाइनेंशियली न्यूज़पेपर सेल करता है। दोनों कहां रहते हैं? मेरठ में। समीर एक, उसको सब कुछ है, उसके पास पैसा है, उसके पास वो अच्छा कॉलेज स्कूल में पढ़ रहा है, उसके पास किताब है, अच्छा ड्रेस है, वो स्कूल हमेशा जाता है। पर ये बच्चा क्या है? इसके पास कुछ नहीं है, ये स्कूल नहीं जाता है। He doesn't know what is the value of education because he has no asset. वो न्यूज़पेपर सेल करता है अपना फैमिली को हेल्प करने के लिए। वो समीर एक क्या होता है, हमेशा समीर दो से न्यूज़पेपर खरीदता है। तो इसी बीच उनके बीच में एक दोस्ती हो जाता है, फ्रेंडशिप हो जाता है। पर अचानक क्या होता है? अचानक होता है कि रियोट होता है, दंगा होता है मेरठ में। तो इतना बड़ा होता है दंगा, तो समीर दो मेरठ छोड़ के भाग जाता है। तो यह है डिस्क्रिमिनेशन, कि जहां पर एक बच्चा पढ़ रहा है, स्कूल जा रहा है, उसे सब कुछ फैसिलिटी मिल रहा है। यह बच्चा समीर दो, उसके पास कुछ नहीं है, he has no asset and he is unable to learn। यह होता है डिस्क्रिमिनेशन। तो मैं आपको यह आग्रह करता हूं कि डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन सबसे बड़ा गंदा चीज होता है।
वो नहीं करना चाहिए। लेट्स कम टू टॉपिक। जो लिखा मैं बोल देता हूं, उसके वही चीज लिखा हुआ है। ये स्टोरी है दो समीर का। एक बच्चा है जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट और एक है न्यूज़पेपर सेलर। एवरी मॉर्निंग द स्कूल गोइंग समर urged by the newspaper sellers to buy his newspaper. A few days later they become friends. बोल दिया, पहले से बोल दिया हूं। उसे न्यूज़पेपर खरीदता है और उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाता है। ओके, एंड द समीर दो जो होता है, he doesn't know what is सब्जेक्ट क्या होता है। वो खुद को प्राउडली प्रोक्लेम करता है कि आई एम वेरी हैप्पी, मैं जो काम करता हूं उससे खुश हूं, बिकॉज मैं बचपन से ही काम कर रहा हूं। ओके, तो दोनों का होम टाउन एक है, मीरठ है। ओके, तो एक मुस्लिम है, समीर दो जो है वो मुस्लिम, और समीर एक जो है वो एक हिंदू। ओके, तो क्या होता है, समीर एक दिन समीर दो को नहीं देख पा रहा है। क्यों? क्योंकि मीरठ में दंगा हो जाता है, समीर दो भाग जाता है। ओके, यस, इधर आइए। द डिफरेंस बिटवीन समीर एक और समीर दो, दिस इज द पॉइंट। द स्टोरी समीर एक एंड समीर दो इज अ स्टोरी ऑफ होप एज वेल एज सैडनेस। ये हमारा अंदर एक होप है और एक सैडनेस है, इसमें दर्द है। ऐसा भी हमारा सोसाइटी में बच्चे हैं जो आज भी नहीं पढ़ पा रहे। ओके, देन समीर दो इज ए न्यूज़पेपर सेलर हु इज अ पुअर फेलो who was not fortunate enough to enroll in the school, but समीर एक goes to school and knows English as well. समीर एक ऐसा बंदा, इसमें अनफॉर्चुनेट बंदा कहेंगे, क्योंकि उसके पास एनफ पैसा नहीं है, उस स्कूल में अपना नाम एनरोलमेंट नहीं किया है, उस स्कूल नहीं जा पा रहा है। बट समीर एक, उसके पास सब कुछ है, उस स्कूल जाता है, हमेशा कंटिन्यू स्कूल जाता है, वो पढ़ता है, वो ज्ञान प्राप्त करता है, उसके भी अच्छा इंग्लिश आता है। देन समीर एक हिंदू, whereas समीर दो इज मुस्लिम। रिलीजन डिफरेंट होता है, समीर एक बिलोंग्स टू हिंदू बट समीर दो बिलोंग्स टू मुस्लिम। समीर एक वाज ए नेटिव ऑफ दिल्ली, whereas समीर दो इज फैमिली ऑफ मीरठ। तो समीर एक का वो दिल्ली का नेटिव है, वो समीर दो जो है वो मीरठ का है। ओके, तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस। ओके, कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम्स? कुछ प्रॉब्लम अगर होगा तो कमेंट करके बताना। ओके, देन ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, कास्ट सिस्टम इन इंडिया। ओके, कास्ट सिस्टम इन इंडिया। जैसे 4 कास्ट होते हैं ना हमारे समाज में। टॉप में कौन है? ब्राह्मण, सेकंड क्षत्रिय, देन वैश्य, देन शूद्र, और उनके नीचे और एक सा कास्ट है, इसको बोलते हैं अनटचेबिलिटी। चलो अभी नहीं है, अनटचेबिलिटी खत्म हो गया, पर पहले था अनटचेबल। ओके, तो जिन्हें हम टच भी नहीं करते थे, वो कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था। तो देखिए क्या है कास्ट सिस्टम इन इंडिया। इन इंडिया डिफरेंट पीपल बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट, हम सबको पता है। अकॉर्डिंग टू कास्ट सिस्टम, ईच कास्ट इज असाइन्ड a certain job. In ancient time, it had been mandated that the people of a caste have to go on performing the work assigned to them. They cannot perform the work another caste. Ancient time में with respect to caste, कौन सा कास्ट का लोग क्या काम करेगा वो पहले से तय हो चुका था, वो पहले से डिसाइड हो चुका था। अगर मैं एक ब्राह्मण हूं तो मेरा काम है मैं पूजा पाठ करूंगा, मंत्र तंत्र। क्षत्रिय हूं युद्ध करूंगा या फिर अलग कुछ काम करूंगा। ओके, वैश्य हूं व्यापार वाणिज्य करूंगा, शूद्र हूं सबका देखभाल करूंगा। ये कास्ट के हिसाब से ये काम बन चुका था। ओके, जैसे कहते हैं पहले क्या था सिस्टम, राजा का बेटा राजा बनेगा, यानी कि अगर आप अपर कास्ट में पैदा हुए हो तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा, ऑल द फैसिलिटीज आपको मिलेगा। अगर आप एक नीचे कास्ट में हो आपको कुछ फैसिलिटीज नहीं मिलेगा। ओके, क्लियर देखो,
दिस सिस्टम क्रिएट्स इनइक्वालिटी बिकॉज सो कॉल्ड लोअर कास्ट पीपल हैव टू गो ऑन परफॉर्मिंग द लो पेड जॉब। मैं पहले से बोल चुका हूं ये जो कास्ट सिस्टम है ना, ये कास्ट सिस्टम क्रिएट करता है डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी। क्योंकि जो लो कास्ट में पैदा हुआ है उसे छोटा काम करना पड़ता, तो लो सैलरी मिलता है। So it was considered not necessary for a sweeper to kill rocket science because according to the caste system he has to go to swimming। यानी कि एक स्वीपर का बच्चा वो चाहे तो रॉकेट साइंस नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि वो पैदा हुआ है स्वीपर के, तो उसका काम होगा क्या, वो स्वीपर काम करेगा। अपना दादा परदादा पापा और वो उसका बेटा जो वो भी वही काम करेगा। ये जो मैं भी बोल रहा हूं, ये जो कास्ट सिस्टम है उसमें लिखा हुआ है। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है क्या? पर आज का जमाना थोड़ा चेंज हो गया, बिकॉज टुडे वी आर लिविंग इन द मॉडर्न वर्ल्ड। एक स्वीपर का बेटा रॉकेट साइंस पढ़ता है, एक स्वीपर का बेटा आईएएस बनता है। हाँ नहीं बनता है, होता है। ओके, ये जो चीज था वो खराब था, मैं मानता हूं, आप भी मानते होंगे, मानना चाहिए। ओके, ये चीज खराब था। डाइवर्सिटी एंड इनइक्वालिटी, जस्ट लुक हियर, डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी, ये मैं बता दिया इनइक्वालिटी क्या है, डिस्क्रिमिनेशन क्या है। डाइवर्सिटी इज गुड एंड वी प्रेज्ड इट, बट ये जो स्टोरी समीर दोनों का स्टोरी था, सो जो डिफरेंस कैन बी रियली बैड एट द टाइम। ये जो स्टोरी है बहुत खराब है। एक बच्चे के पास सब कुछ है, वो अंग्रेजी जानता है, एक बच्चा कुछ नहीं जानता है। सो व्हाई डू वी प्रेज डाइवर्सिटी देन? एक सवाल होता है, फिर हम डाइवर्सिटी को क्यों इतना प्रेज करते हैं? दैट इज बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डाइवर्सिटी एंड इनइक्वालिटी। क्योंकि डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी सेम चीज नहीं है। मैं पहले से बोल चुका हूं, इंडिया महान है उसका डाइवर्सिटी के लिए। ओके, डाइवर्सिटी इज द डिफरेंस ऑफ कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, टेस्ट, क्लोथिंग स्टाइल, ईटिंग हैबिट्स एक्सेट्रा। बोल चुका पहले से। हम महान किस लिए क्यों है? क्योंकि हमारे पास डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपुल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथिंग स्टाइल है, सब कुछ डिफरेंट है, इसलिए तो हम महान है। अरे ब्रिटिशर्स वो बोलते थे, अरे इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस नहीं टिकेगा, मतलब वो टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। किसी को बिलीव हो रहा था यार, इतना बड़ा कंट्री, इतना सारा डाइवर्सिफिकेशन कैसे टिकेगा? ओके, तो हमारा उड़ीसा की बात देखो ना, कहां जाओ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग कल्चर है, लैंग्वेज वेरी करता है, करता है। तो इसलिए बोलते हैं कि ये नहीं टिकने वाला है, ये टुकड़ों में बढ़ जाएगा इंडिया। पर नहीं हुआ, हम गलत कर दे उन लोग ना। इतना सारा डाइवर्सिफिकेशन के बाद भी वी आर ऑल इंडियंस, वी आर ऑल यूनाइटेड इन ए सिंगल थ्रेड, एंड हमारा पहचान क्या है? वी आर ऑल प्राउड इंडियंस। यस और नो? यस। सो इनइक्वालिटी क्या है? इनइक्वालिटी इज द डिफरेंस इन द रिसोर्सेस दैट पीपल हैव। किसके पास इतना है तो किसके पास इतना है, और किसके पास जीरो, कुछ नहीं है। रिसोर्स को लेकर इनइक्वालिटी होता है। जैसे एग्जाम्पल था, समीर एक और समीर दो। अरे गरीब खाने के स्कूल नहीं मिल रहा है, गरीब के पास कपड़ा नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, वो कैसे जाएगा स्कूल पढ़ाई करने के लिए? और जिसके पास है सब कुछ, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ता है, सीबीएसई पढ़ता है, हाई फाई इंग्लिश कहता है, हाई सोसाइटी, हाई स्टेटस मेंटेन करता है, और जिसके पास कुछ नहीं है वो क्या करेगा? ओके, ये है रिसोर्स का ऊपर नीचे होना, ये क्रिएट होता है इनइक्वालिटी। ये गलत है, पर डाइवर्सिटी गलत नहीं है। ओके, some people have enough resource to lead comfortable life and some people may not have the enough resource like money, house, etc. मैं पहले से बोल रहा हूं, कुछ लोगों के पास है बहुत सारे रिसोर्स है, वो लग्जरियस लाइफ मेंटेन करते हैं, कंफर्टेबल लाइफ मेंटेन करते हैं, आलीशान बंगले में रहते हैं, एसी वाईफाई, मतलब बड़ा बड़ा होटल जाते हैं, खाना खाते हैं, सब कुछ लाइफ में एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं। पर कुछ ऐसा लोग हैं जिसके पास कुछ नहीं है, रिसोर्स नहीं है, they are not getting a proper food daily, they have no proper shelter to dwell। ये प्रॉब्लम आज भी ऐसा ही है। These differences in resources are unwelcome। ओके, इसको हम वेलकम नहीं कर सकते हैं। ओके, सो ये है हमारा डिफरेंस बिटवीन डाइवर्सिटी एंड इनइक्वालिटी। ओके,
कोई डाउट है क्या? अगर कुछ डाउट होगा प्लीज कमेंट, ओके, देन आई विल क्लियर ऑल द डाउट्स. ओके, देन कम टू वन मोर इंपोर्टेंट पार्ट, डाइवर्सिटी इन इंडिया. ओके, तो डाइवर्सिटी विथ रेस्पेक्ट टू कल्चर, विथ रेस्पेक्ट टू रिलीजियन, ओके, विथ रेस्पेक्ट टू पीपुल, बहुत सारा डाइवर्सिटी है. ओके, इधर कुछ चीज फैक्ट दिया देखो. अगर अभी हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हैं? बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, एरोप्लेन से जाते हैं, कार से जाते हैं, ओके. पर पहला का जमाना उसमें नहीं था, ना बस था, ना ट्रक था, ना एरोप्लेन था, कुछ नहीं था. फिर भी लोग कैसे जाते थे? ये माध्यम था. लोग जाते थे, हॉर्स में जाते थे, कैमल्स में जाते थे, फूट में, पैदल भी जाते थे. ओके, अच्छा, दे यूज टू मूव इन सर्च ऑफ न्यू लैंड और न्यू लोकेशन और न्यू प्लेस वेयर दे कुड लिव एंड सेटल. क्योंकि पहला का जो आदमी था ना, पहले का जो लोग थे, वो मतलब एक ही जगह में सेटल नहीं हो पा रहे थे. पहले एक जगह में रह गए तो उसका अगर क्लाइमेट थोड़ा चेंज हो गया, अगर पहले का लोग क्या थे, वो पास्टरस थे, हर्डर्स थे, फूड गेदरर्स थे. अगर उस प्लेस का खाना खत्म हो गया, चलो ये जगह छोड़ दो और कहां पर चले जाते थे. इस तरह का था. पर अभी का टाइम क्या है? अभी हम परमानेंटली सेटल है, जहां पर रहते हैं पूरा परमानेंटली सेट हो जाते हैं. ओके, ओके. तो पहले क्या था? ट्रैवलिंग में बहुत टाइम जाता था, क्योंकि दे आर माइग्रेटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेसेस, ओके, फॉर देयर बेटरमेंट. Some people also had to leave their places when any drought or famines occurred and they did not enough food, whereas some people moved for work, left because they work. और कुछ रीजन है. अगर हम लोग एक ही जगह में रहते हैं, अगर उधर कुछ फेमाइन आ गया, ड्रॉट आ गया, फ्लड आ गया, तो उनको ये प्लेस छोड़ना पड़ेगा. कहां का अगर खाने के लिए नहीं मिलता है, अगर कहां का वार इश्यू शुरू होता है, तो उनको वो प्लेस छोड़ना पड़ता है. ओके, thus people used to adopt with respect to new geographical area that leads to diversity. तब क्या होता है? लोग न्यू डाइवर्सिफाइड एरिया को जाते हैं अपना जिंदगी जीने के लिए. ओके, तो ये होता है आपका डाइवर्सिटी. इधर देखिए कुछ एग्जाम्पल दिया गया है. जैसे लद्दाख इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट है और उसका क्लाइमेट क्या है? कोल्ड है. वो हमेशा फ्रोजन रहता है विंटर में. ओके, और लद्दाख का जो लोग है, मैक्सिमम दे आर फॉलोइंग बुद्धिज्म एंड देयर ऑक्यूपेशंस इन्वॉल्व्स कैटल रियरिंग एंड फार्मिंग. इधर एग्जांपल कुछ दिया है लद्दाख और केरला का, हम आपको पढ़ाएंगे. देखो, लद्दाख भारत का उत्तरी भाग में है. विंटर के सीजन में वो पूरा बर्फीला फ्रोजन रहता है. उसका क्लाइमेट कोल्ड है. और लद्दाख एरिया का मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर बुद्धिज्म एंड उनका ऑक्यूपेशन क्या है? और उनका ऑक्यूपेशन है कैटल रियरिंग एंड फार्मिंग. वहीं से केरला, द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, तो भारत का साउथ में है वो केरला. ओके, और उसका क्लाइमेट क्या है? हॉट क्लाइमेट होता है थ्रू आउट द ईयर. और केरला का लोग वो डिफरेंट इथनिसिटी, मतलब डिफरेंट रिलीजियन में डिवाइडेड है. ओके, हिंदुइज्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, दे आर डिवाइडेड इन देयर रिलीजियंस. और उनका ऑक्यूपेशन क्या है? ऑक्यूपेशन है फार्मिंग ऑफ क्रॉप्स. ओके, तो ये डिफरेंशिएट हो गया. लद्दाख भारत का है और ये केरला भी भारत का है. एक नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है, एक साउदर्न मोस्ट पार्ट है. उसका क्लाइमेट है कोल्ड क्लाइमेट, इसका क्लाइमेट है हॉट क्लाइमेट. उसका पॉपुलेशन बुद्धिज्म है, इसका पॉपुलेशन हिंदुइज्म, मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी डिवाइड है. उसका मेन ऑक्यूपेशन है कैटल रियरिंग. ओके, और केरला का क्या है? ऑक्यूपेशन है फार्मिंग, फिशिंग, एक्सेट्रा. तो ये है हमारा डाइवर्सिटी. तो इंडिया का हर जगह इस तरह का डाइवर्सिटी आपको दिखना मिलेगा. Okay, so India has huge diversity. Northern part of all mountains and the central part is plateau. Desert in the west and valley in the east. ये और डाइवर्सिफिकेशन आ गया.
फिजियोग्राफी का। अगर आप नॉर्थ साइड में जाएंगे आपको माउंटेन मिलेगा। ओके, अगर आप जाओगे साउथ जाओगे आपको क्या मिलेगा? साउथ में मिलेगा आपको कुछ प्लेन एरिया है, कुछ हिली एरिया है। वेस्ट में जाओगे तो मिलेगा क्या? डेजर्ट। ईस्ट में आपको क्या मिलेगा? वैलीज मिलेगा। और सेंट्रल पार्ट में क्या मिलेगा? प्लेटू मिलेगा। तो यह है डाइवर्सिफिकेशन भारत का। ओके, और कहां जाओगे तो आपको बीचेस मिलेगा, कहां मैनग्रोव फॉरेस्ट मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू रीजन इट विल बी वेरीज। ये भी एक टाइप का डाइवर्सिफिकेशन है। ओके, देखो इधर एक सिमिलरिटी क्या है? टू लोकेशंस केरला एंड लद्दाख आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट द सेम टाइम दे हैव सिमिलरिटी एज वेल। तो इधर हम क्या देखें कि केरला और जो लद्दाख है वो डिफरेंट, उनका डाइवर्सिफिकेशन हम देख लिए, पर उनका भी कुछ सिमिलरिटी है। क्या है सिमिलरिटी? सेकेंड, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। वन सेकेंड। One second, some problems. It's connecting. Just a second. Yeah, आ गया। यस। तो क्या है सिमिलरिटी? क्या है सिमिलरिटी? ये है बोथ वर इन्फ्लुएंस्ड बाय अरब एज वेल एज चाइनीज ट्रेडर्स। केरला हो या लद्दाख हो, ये केरला और लद्दाख में ये दो एरिया अरब ट्रेडर्स और चाइनीज ट्रेडर्स से इन्फ्लुएंस है। ओके, तो ये है इसका सिमिलरिटी। तो डिफरेंस क्या है मैं पहले से भूल चुका हूं। ओके, द ज्योग्राफी ऑफ द रीजन इन्फ्लुएंस देयर लैंग्वेज, फूड हैबिट, क्लोथेस, रिलीजन, ट्रेड एटसेट्रा। एक रीजन का ज्योग्राफी इन्फ्लुएंस होता है कैसे? इन्फ्लुएंस बाय द लैंग्वेज, फूड हैबिट, क्लोथेस, रिलीजियंस, सो मेनी फैक्टर्स आर देयर। ओके, देन come to its last part, unity and diversity is said to be strength of India। मैं पहले से बोल चुका हूं भारत का स्ट्रेंथ है उसका डाइवर्सिटी। जस्ट लोग हियर, पीपुल ऑफ डाइवर्स बैकग्राउंड टुक पार्ट इन फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। आपको पता हो जब हम फ्रीडम स्ट्रगल किए थे ब्रिटिशर के साथ, तो डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजियन, डिफरेंट डाइवर्सिटी से बैकग्राउंड से लोग आके मिलकर हम क्या किए थे? ब्रिटिश के खिलाफ लड़े थे। ओके, पीपुल यूनाइटेड अगेंस्ट ब्रिटिश एंड ओन द स्ट्रगल। तो हम यूनाइट हुए इसलिए हम ब्रिटिश को भगाए, नहीं तो ब्रिटिश को भारत से जाना बहुत मुश्किल था। जब हम यूनाइट होने लगे तो उनका पर इंपैक्ट पड़ा और वो लोग भारत छोड़ने के लिए डिसाइड कर दिए। तो ये एक अच्छा ही है। So long as the symbols which are said to be emerged during the struggle act as a reminder of respect for diversity। तो ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हम बहुत सारा सिंबल्स यूज करते थे, नेशनल फ्लैग, ओके, एटसेट्रा। The song mentioned the chapter written by Jallianwala Massacre and he was sung memory of the brave people। आपको पता होगा जनरल डायर ने क्या किया था? जालियानवाला मैसाकर किया था। उस टाइम में जो हमारा सॉन्ग आया था, ये सॉन्ग हमेशा जो उस टाइम में थे उनका मेमोरी को एंथुसियाज्म करता था, ताकि हम और जोरदार मूवमेंट को आगे ले सके और उनका खिलाफ लड़ सके। हमारा अंदर का स्ट्रेंथ क्रिएट करता था वो। नेशनल फ्लैग वाज यूज्ड इन द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। दिस वाज अ सिंबल ऑफ द प्रोटेस्ट। नेशनल फ्लैग हमारे पास था, वो हम उसको लेके प्रोटेस्ट करते थे। ये हमारा जातीय ध्वजा है, हम उसको रेस्पेक्ट करते थे। ओके, then the term unity in diversity was actually coined by the first prime minister of the country, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसको याद रखना, ये एग्जाम आने वाला है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये जो टर्म है, that term was first used by the first prime minister of India, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, that is the main thing।
इवन द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया शोज द यूनिटी ऑफ इंडिया डिस्पाइट बीइंग डाइवर्स कल्चर। हमारा जो नेशनल एंथम है जनगण मन, दैट शोज द यूनिटी ऑफ इंडिया। हर जगह भारत में उसको डिसाइड करते हैं। ओके, हमारे पास कितना भी डाइवर्सिफिकेशन हो, ये हमें यूनाइट करता है। ओके, इट वॉज कंपोज्ड बाय द पोएट ऑफ बंगाल रविन्द्रनाथ टैगोर, अब पता होगा। ओके, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने तो हमारा जो नेशनल एंथम है उसको कंपोज किए थे। हु डेडिकेटेड टू द पोएम ऑफ इंडिया। नेशनल एंथम इज रेस्पेक्टेड बाय द पीपल ऑल ओवर इंडिया इरेस्पेक्टिव लैंग्वेज कल्चर। तो हमारा जो नेशनल एंथम है तो ऑल ओवर इंडिया में हम सब उसको रेस्पेक्ट करते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, व्हाटएवर कल्चर, पर हम सब उसको रेस्पेक्ट करते हैं। ओके, कुछ दिक्कत? सो दिस इज एंड ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। दिस इज एंड ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। कुछ प्रॉब्लम है क्या? अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो प्लीज कमेंट करके बताना। अगर ये समझ आ गया, इधर नोट से इसको बार बार उसको रिवाइज करना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, इसका जो क्वेश्चन आंसर है, ओके, उसका जो क्वेश्चन आंसर है एनसीईआरटी का, हम उसको लाएंगे नेक्स्ट क्लास में, उसका क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर जाएंगे। ओके, 2-3 क्लास होने के बाद सब चैप्टर को मिला के हम एमसीक्यू मतलब मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो आपका एग्जाम प्रोस्पेक्टिव होगा उसको हम डिस्कशन करेंगे। क्लियर? सो अगर अच्छा लगा तो लेक्चर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जगन्नाथ।